वेलकम टू मेंटोर नेशन। एंड यार IBACIO के टायर 1 एग्ज़ाम की डेट आ गई है। तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों पे है, करेक्ट। तो उसी बीच मैं आपके लिए एक पीस ऑफ मेंटल सेटिस्फैक्शन लेकर आई हूँ बाय डिस्कसिंग दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर इंग्लिश। देखो यार, सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन के बारे में हम बेटर जान सकते हैं बेस्ड ऑन इट्स पास्ट ईयर क्वेश्चंस। किस तरह के PYQs पूछे गए हुए हैं, किस तरह के क्वेश्चंस फ्रेम करके एग्जाम में डाले गए थे, उसी अकॉर्डिंग आप अपनी आगे वाली प्रेपरेशन को चैलेंज कर पाते हो, ठीक है। द कोर्स विच आई वॉज टेकिंग फॉर IBACIO, उसमें मैंने सारे के सारे रूल्स, ठीक है, फॉर ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फॉर ऑल द अदर रेलेवेंट थिंग्स जो इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, सबके रूल्स मैंने कवर कराए हैं। हर वीडियो में मैं एक ही बात बोलती हूँ कि इंग्लिश रूल्स के ऊपर बेस्ड है। आप जितना अच्छा उसको पढ़ेंगे, जितने अच्छे रूल्स को आप अपना मेमोरी में रखेंगे, उतना बेटर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैंने वोकैबुलरी सेशंस चालू किए हुए हैं, क्योंकि मेजर पोर्शन जो इंग्लिश में फॉर्म होता है वो वोकैबुलरी का होता है, ठीक है। आपको अगर सेंटेंस का लिखा मतलब ही समझ नहीं आएगा तो आप ऑब्वियसली उसे सॉल्व कैसे करोगे, है ना। तो वोकैबुलरी सेशन साथ साथ चालू है और अपने कोर्स में मैंने बहुत सारी वर्कशीट्स वोकैब वर्ड्स की प्रोवाइड करी हैं ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को, जो फॉर श्योर उनको एग्जाम में वन और द अदर वे हेल्प करेंगी, ठीक है ना। Heading on towards PYQ for English 2023 Shift 1. Let's discuss each question one by one. हर क्वेश्चन का मैं आपको मीनिंग समझाऊंगी और ये एनालाइज कराऊंगी कि उनका आंसर कैसे पुट किया जाएगा, करेक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। The sentence below has been divided into 3 parts. पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये नीचे वाला सेंटेंस गिवन है, उन्होंने अलग से दिया हुआ है, इसको उन्होंने 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो 2 स्लैश मार्क्स हैं, ठीक है। सो 1 2 3 3 पार्ट्स हैं। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। वो पार्ट सेंटेंस करो सेलेक्ट का जिसमें एक एरर हो, जिसमें कोई गलती हो। इफ द सेंटेंस हैज नो एरर, सेलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। अगर सेंटेंस में एरर नहीं है तो अपने आंसर में नो एरर चूज कर लो। देखो ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए जिसमें B नो एरर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, करेक्ट। चले आइए देखते हैं। सेंटेंस बिलो हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सेंटेंस क्या है? आई डोंट नो द रीजन व्हाई ही हैज सेड ऑल दिस येट इट पुट्स हिम इन अ बैड लाइट। मुझे नहीं पता वो वजह जिसकी वजह से उसने ये सब बोला, फिर भी उसको एक बैड लाइट में रख दिया गया है, ठीक है। अब मैं आम तौर पे इस सेंटेंस को हिंदी में बोलना चाहूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी? मुझे नहीं पता यार उसने ये क्या सब बोला। आई डोंट नो द रीजन जिसके पीछे उसने इतना कुछ बोल दिया और अब इसी की वजह से वो एक बुरी पोजीशन में है, इसी की वजह से वो एक बैड लाइट में है, ठीक है। अब आप सेंटेंस देखो, मैंने यहां पे जब इसको ट्रांसलेट किया था इसकी जगह फिर भी बोला था, और अभी जब मैं आपको नरेट कर रही हूं मैं बोल रही हूं आई डोंट नो द रीजन कि उसने ऐसा सब कुछ क्यों बोला। अब इसी सब की वजह से वो एक बैड स्टेट में है, ठीक है। ड्यू टू विच ही इज इन अ बैड स्टेट विच पुट्स हिम इन अ बैड लाइट, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं एरर यहां येट के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, फाइन। दूसरी चीज जो मैंने पेपर में बैठ के सोचनी है वो ये है कि येट मैंने कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा था। वहां मुझे एकदम से याद आएगा कि जो मेरा येट है दैट इज अ कंजंक्शन। वो एक कंजंक्शन है जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ रहा है बीच में, ठीक है ना। और येट हमेशा ऐसी चीजों को जोड़ता है जो कॉन्ट्रास्ट में होती हैं, जैसे ही इज अ गुड मैन येट ही इज पुअर, ठीक है। वो अच्छा आदमी है बट वो गरीब है थोड़ा, ठीक है। सो दैट इज हाउ वेयर यू आर यूजिंग येट, जब आप 2 चीजों को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हो। तो यहां पे द एरर इज लाइंग इन दिस पोर्शन दैट इज हैज ऑल दिस येट इट, ठीक है ना। तो हमारा आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा ए पार्ट, करेक्ट।
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हेडिंग है अरेंज द गिवन सेंटेंसेस 1 to 6 इन द करेक्ट ऑर्डर। जो 1 से 6 तक सेंटेंसेस हैं उन्हें बिल्कुल करेक्ट वे में लगाइए ताकि वो एक प्रॉपर पैराग्राफ फॉर्म कर सके। ठीक है, सेंटेंसेस क्या है? दे हैड एस्केप्ड द डार्क वर्ल्ड एंड वर एनवेलप्ड इन अ dazzling white light which almost blinded them। ये पहला सेंटेंस है जिसका हिंदी में मीनिंग है कि उन्होंने वो अंधेरे वाली जगह, बेसिकली ये डार्क वर्ल्ड अंधेरे वाली जगह नहीं होगी, ये एक नेगेटिव वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डार्क वर्ल्ड यूज किया गया। एंड वर एनवेलप्ड, और वो किसके इर्द गिर्द घिरे हुए थे? इन अ dazzling white light which almost blinding them। एक उगता हुआ व्हाइट लाइट, ठीक है, बहुत ब्राइट व्हाइट लाइट, dazzling होती है चमकती हुई, जिसके आगे उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इट ऑलमोस्ट ब्लाइंडेड देम। The fountain of immortality sprung before them, from which they collected the elixir in a large conch shell। एक फाउंटेन इमॉर्टैलिटी का, इमॉर्टैलिटी मतलब अमर हो जाना, ठीक है, उनके आगे स्प्रंग, स्प्रंग मतलब उत्पन्न हुआ, फ्रॉम विच, जहां से उन्होंने कलेक्ट किया एलिक्सिर। एलिक्सिर जो वर्ड है ना वो अमृत के लिए यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर अमृत। ठीक है, इन अ लार्ज कून शेल, बड़े से शंख के अंदर अमृत को इकट्ठा किया गया। ठीक है, द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर मिस्टी क्लाउड्स। ये कुछ सेंटेंसेस है कि अगले ही पल वो लड़के अपने आप को उस फ्लोटिंग पाए गए उन क्लाउड्स के ऊपर। दे गेव हिम सम एलेक्सर, they gave him some elixir from the shell and he immediately acquired an ethereal form। तो उन्होंने उसको कुछ अमृत दिया उस शेल में से निकाल के, जिसके बाद वो एकदम अलग ही फॉर्म में चला गया। राइट, अब 4 सेंटेंसेस पढ़ के मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले अमृत उत्पन्न होगा तभी तो वो उसको देंगे। तो अगर मुझे इन सेंटेंसेस को अरेंज करना है तो ऑप्शंस में कुछ ऐसा होना चाहिए कि 2 पहले आए और 4 बाद में आए, है ना। It was then they saw the formless one before them। उस सब के बाद उन्होंने एक formless one अपने सामने देखा। There was a bliss and tranquility around them। उनके आसपास सब जगह अलग सी फीलिंग थी। तो ये जो 6th सेंटेंस है ये कहीं ना कहीं इस फर्स्ट सेंटेंस के पैरेलल जा रहा है, क्योंकि दिस इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द सिचुएशंस अराउंड देम। राइट, अब सबसे पहले हम देखते हैं 2 और 4 में 4 पहले किधर है? 4 पहले इसमें है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। इसमें भी 2 पहले है, इसमें भी 2 पहले है और इसमें भी 2 पहले है। इन्हीं सेंटेंसेस को हाईलाइट लेके चलते हैं। यहाँ पे 2 और 4 के बीच में 5 है। इट वॉज देन दे सॉ द फॉर्मलेस वन बिफोर देम। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि पहले उन्होंने एक एलेक्सर लिया, दे कलेक्टेड द एलेक्सर, उसके बाद उन्होंने एक अपने आगे फॉर्मलेस वन देखा एंड देन दे गेव हिम सम एलेक्सर व्हिच एक्वायर्ड एन इथेरियल फॉर्म। हो सकता है। यहाँ पे आ रहा है 2 1 4 6 की स्प्रंग होने के बाद उन्होंने व्हाइट लाइट देखी। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, क्योंकि व्हाइट लाइट के बाद ही तो वो फाउंटेन जगह होगा ना, सब जगह पहले ऐसा मौसम सा छाया, उसके बाद वो फाउंटेन में से एलेक्सर स्प्रंग हुआ। सिमिलरली यहाँ पे द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड। ये दोनों पॉसिबल है, क्योंकि या तो फॉर्मलेस वन बिफोर देम उन्होंने दिखा या उन्हें वो फ्लोटिंग दिखे, आइदर ऑफ द सिचुएशन है। यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है 5 3 से, हमें इन दोनों में ऑलरेडी कंफ्यूजन है। लास्ट वाले को टारगेट करते हैं, 4 और 6। देखिए 6th सेंटेंस मैंने आपको बोला कि फर्स्ट के साथ पैरेलल है, तो बी और डी में फर्स्ट और 6 हमें साथ में दिखाई दे रहे हैं। राइट, तो मुझे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेरे जो इवेंट्स है वो एक दूसरे से रेलेवेंस फॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है? द नेक्स्ट मोमेंट द बॉयज फाउंड देमसेल्व्स फ्लोटिंग ओवर द मिस्टी क्लाउड्स। They had escaped the dark world and were enveloped in a dazzling white light which almost blinded them. There was a bliss and tranquility around them. Fountain of immortality sprung, जहां से उन्होंने अमृत कलेक्ट किया था। And then formless one उन्हें दिखा and finally उन्होंने उसको एलिक्सर दिया, जिससे उसकी एक इथेरियल फॉर्म अक्वायर हो गई।
राइट, तो मेरे अकॉर्डिंग द आंसर गोज बी, तो आंसर सेकंड का है बी। आप लोग फिगर आउट कर पाए कि मैंने किस तरीके से इन सेंटेंसेस को थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से रिलेट किया और ऑर्डर में पुट करने की कोशिश करी, लेकिन सबका बेसिक एक ही था, सबका बेसिक एक था, हिंदी में ट्रांसलेशन। अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट करके समझ ही नहीं पाओगे तो आप सेंटेंस को कैसे ही ऑर्डर में लगाओगे, बट आई अश्योर यू कि अगर आपको समझ में आ गया आप उसे ऑर्डर में लगाने में कामयाब हो जाओगे। ओके, नेक्स्ट question number 3, which of the following statements correctly use the idiom pour oil on troubled waters by substituting the underlined words? ठीक है, तो इन्होंने एक idiom दिया है pour oil on troubled water, उसका मतलब जानो। पहली बात तो इसका मतलब डायरेक्ट हम क्लास में बताते ही होते हैं, मैंने भी अपनी वर्कशीट में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, बट चलो 1% आप you did not come across this idiom in your preparation while you were preparing for the exam, तो आपको ये पहली बारी पेपर में दिखा, ठीक है, आप क्या करो, इसको लिख लो, pour oil, तो मतलब तेल डालना, on troubled waters, ठीक है, ट्रबल्ड वाटर्स मतलब है कि जो भी कुछ उलझी हुई है चीज़, ठीक है, जो भी कुछ उलझी हुई है चीज़ उसके ऊपर तेल पाओ, मिट्टी पाओ, ठीक है, जस्ट सबसाइड। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है, टू सबसाइड एक तरह से, राइट। अब जरा थोड़ा ऑप्शंस पढ़ते हैं। If you unnecessarily interfere in others' affair, you will suffer yourselves. अगर तुम बेवजह किसी के मामले में दखल दोगे तो तुम खुद ही सफर करोगे, ठीक है, लेकिन इसका कहीं से कहीं तक मीनिंग हमारे ईडियम के साथ मैच नहीं हो रहा। Fed up with frequent strikes, the management decided to deal with the situation decisively. स्ट्राइक से परेशान होके मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि एक डिसीजन निकालते हैं इस चीज़ के साथ डील करने के लिए, ठीक है, बट अगेन मुझे उस पर कुछ रेलेवेंट नहीं लग रहा। द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड अ जुडिशियल इंक्वायरी इनटू द कम्युनल राइट्स इन अ बिड टू पैसिफाई द सिचुएशन। गवर्नमेंट ने एक जुडिशियल इंक्वायरी निकाली कम्युनल राइट्स के ऊपर ताकि वो उसको सुलझा सके, ताकि वो उसको सबसाइड करा सके। कहीं ना कहीं ये थोड़ा थोड़ा रेलेवेंट जा रहा है। From his behavior, it is obvious that someone has prejudiced him against me. उसके बिहेवियर से ये साफ जाहिर होता है कि किसी ने उसको मेरे खिलाफ भड़काया है। ये भी कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा, तो मुझे एक रेलेवेंट ऑप्शन सी ही दिखाई दे रहा है, जहां पे हमारे पास बी है ऑप्शन, दैट ओनली स्टेटमेंट सी इज करेक्टली यूजिंग दिस इडियम, है ना कहीं मैं निकाल पाई। फिर से मेरा बेसिक क्या था, हिंदी में ट्रांसलेट करना, राइट। तो आंसर नंबर 3 का ऑप्शन आएगा बी। फाइन, नेक्स्ट, select the most appropriate meaning of the proverb better late than never, ठीक है। इस प्रोवर्ब का मीनिंग क्या हो सकता है, अगर फिर अगेन मैं वही बात बोलूंगी, मेरी वर्कशीट्स में ये गिवन है, बट से यू डोंट नो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आप इसको कैसे बोलोगे, आपने पेपर में पहली बार ही देखा, बेटर लेट देन नेवर, इसका मतलब है कि लेट होना बेटर है कभी ना पहुंचने से। कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। इट इज गुड टू बी क्लीन, गॉड इज क्लीन एंड यू शुड बी टू। इसका कहीं से कहीं तक कोई मीनिंग हमारे प्रोवर्ब के साथ मैच नहीं हो रहा। इट्स बेटर टू फिनिश समथिंग लेट देन टू नेवर डू इट एट ऑल। बेटर है आप कोई चीज लेट खत्म कर दो बजाय उसको ना ही करने के, तो ये कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन जा रहा है। पीपल हु आर सिमिलर स्पेंड टाइम टुगेदर, but it has no connection with this.
डोंट मेक समवन एंग्री और हर्ट समवन, किसी को गुस्सा मत दिलाओ या किसी को बुरा मत फील कराओ जो आपको हेल्प कर रहा है या आपके लिए पे कर रहा है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इससे मैच नहीं हो रहा. सो द मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो मैच हो रहा है दैट इज बी. फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? 4 sentences आर गिवन बिलो, फाइंड द ऑड वन आउट. 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें से ऑड वन आउट निकालिए. A new analysis has determined that threat of global warming can still be greatly diminished if nations cut emissions of heat trapping greenhouse gases by 70% this century. अगर इस सेंचुरी में नेशंस 70% से अपनी एमिशन कट कर देंगे तो हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा डिक्लाइन देखा जाए. ठीक है, ये एक नई स्टडी आई है. चलिए पहली लाइन का मीनिंग हम समझ पाए. विद रिसर्च शोइंग, रिसर्च ने बताया कि एडिशनल वार्मिंग 1 डिग्री सेल्सियस की मे बी द थ्रेशहोल्ड फॉर डेंजरस क्लाइमेट चेंज, वो मे बी खतरनाक क्लाइमेट चेंज का एक थ्रेशहोल्ड है. द यूरोपियन यूनियन हैज कॉल्ड फॉर ड्रामेटिक कट्स, कि कट करो तो कम हो जाएगा. ये भी कहीं ना कहीं हमारे पहले लाइन से ही मैच कर रहा है, तो दोनों में से कोई ऑड निकालना मुश्किल है. The most dangerous potential aspect of climate change includes massive losses of Arctic sea ice and permafrost. ये दिखा रहा है हमें कॉन्सिक्वेंसी. ये जो ऑप्शन है ये हमें रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग दे रहा है. ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिजल्ट है ये वो बता रहा है. डी ऑप्शन कह रहा है इट इंडिकेट्स दैट वी कैन नो लॉन्गर अवॉइड सिग्निफिकेंट वार्मिंग ड्यूरिंग दिस सेंचुरी. ठीक है, द स्टडी पेपर्स हम अभी कर ही नहीं सकते इस वार्मिंग को प्रिवेंट, तो ये ऑब्वियसली इससे थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन पे जा रहा है, लेकिन हाँ ये बता उसी बारे में रहा है. बट सी ऑप्शन तो बिल्कुल ही आउट ऑफ दी ब्लू हमें सजेशन दे रहा है, क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है, तो हमारा ऑड वन आउट होगा सी, तो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा सी. तो आंसर नंबर 5 का सी. धीरे धीरे सीख लीजिए मैं कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ, फिर वीडियो पॉज करके अगला क्वेश्चन पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, देखो कि क्या आप उसे फिगर आउट कर पा रहे हो. दो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट है. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन मीनिंग. डायरेक्टली हमें कॉर्प्यूलेंट का, ये एंड आंसर गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कॉर्प्यूलेंट का एंटोनिम बताना है. ठीक है, तो मैंने अपनी वर्कशीट में एंटोनिम तो नहीं बता रखा कॉर्प्यूलेंट का, लेकिन कॉर्प्यूलेंट के सिनोनिम वाली वर्कशीट में मैंने बता रखा है. कॉर्प्यूलेंट का मीनिंग होता है ओबीस, ओबीस का एंटोनिम होगा स्लिम. तो बिल्कुल ही डायरेक्ट आंसर है आंसर नंबर 6 का बी. मैंने आपको कहा ना वो कैब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, चाहे वो एंटोनिम्स में हो, चाहे वो सिनोनिम्स में हो, चाहे वो किसी भी तरह हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, व्हाटएवर. क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है? सेंटेंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करा गया है. बात करिए कौन से सेंटेंस में नो एरर है. ठीक है, ही हैज बीन रेड थ्रू द आर्काइव्स टू रिसर्च हिज आर्टिकल ऑन टाउन हिस्ट्री. जैसा हमने पहला क्वेश्चन किया था ये थोड़ा थोड़ा वैसा ही है. इसका हिंदी डिराइव करते हैं. ही हैज बीन रीड थ्रू. अरे यार कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पेपर में टाइम बचाओ. हैज बीन लिखा है, हैज बीन है, तो इसका मतलब कौन सा टेंस यूज हो रहा है? ये यूज हो रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका रूल क्या होता है? हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, यहाँ पे ही लगा है, सिंगुलर है तो हैज ही आएगा, बिल्कुल सही. बीन रीड लिखा है सिर्फ, जबकि वर्ब क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो क्या आना चाहिए था? आना चाहिए था रीडिंग. ठीक है ना, तो आंसर आएगा ये एरर वाला, आंसर नंबर 7 का डी. क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द करेक्ट कंक्लूजन बेस्ड ऑन द मीनिंग ऑफ अंडरलाइन वर्ड. इसमें वर्ड अंडरलाइन नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ कौन सा वर्ड है. ये वर्ड है द ट्रेड एम्बार्गो हैज impacted एक्सपोर्ट रेवेन्यू. ठीक है, अब
आपको कंक्लूजन निकालने के लिए एम्बार्गो का मीनिंग पता होना जरूरी है। अगेन वो कैप पे बात आ गई, ठीक है। एम्बार्गो का एक्चुअली मीनिंग होता है रिस्ट्रिक्शन, किसी चीज पे रिस्ट्रिक्शन लगाना, रोक लगाना, ठीक है। पहला लाइन कहता है द न्यू ट्रेड लॉज हैज एग्जेम्प्टेड गुड्स फ्रॉम ड्यूटी। यार एग्जेम्प्टेड का मतलब तो ये है कि उन्होंने उसको मतलब एक तरीके से उसके ऊपर जो ड्यूटी थी वो खत्म ही कर दी, रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई। रिस्ट्रिक्शन होता है किसी चीज पे थोड़ी रोक लगाना, थोड़ा अलाउ करना, थोड़ी रोक लगाना, मतलब टेम्पररी। लेकिन एग्जेम्प्टेड का मतलब आपने परमानेंट ही उस पर खत्म कर दिया ड्यूटी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं इसकी मीनिंग के साथ ज्यादा मैच नहीं हो रहा है। ट्रेडिंग इन सर्टेन गुड्स हैज बीन टेम्पररीली स्टॉप्ड, हाँ कहीं ना कहीं करेक्ट है क्योंकि वर्ड टेम्पररी यूज हो रहा है। गवर्नमेंट ऑर्डर हैज पुट रिस्ट्रिक्शंस, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट जा रहा है। एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज्ड, रिस्ट्रिक्शन में कहीं ना कहीं इंक्रीज नहीं होती है, एक्सपोर्ट्स तो बढ़ गए हैं, पॉजिटिव सेंस में बात आ रही है, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड का बनता है, राइट। तो सी ऑप्शन वुड बी दी करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही क्वेश्चन है। द सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स और आपको नो एरर वाला सेंटेंस चूज करना है। एज नून अप्रोच्ड सन फिल्टर्ड, जैसे ही दोपहर आई सन फिल्टर हुआ थ्रू एंड ब्रांचेस। कुछ और पढ़ने से पहले ही मुझे गलती दिख गई, एंड ब्रांचेस। अरे एन तो उन शब्दों के साथ लगता है जिनमें ए, ई, आई, ओ, यू इन शब्दों की साउंड आती हैं। यहां तो ब की साउंड आ रही है तो एन तो नहीं लगेगा, तो एरर हमारा इसी सेंटेंस में है। तो आंसर नंबर 9 का डी। आपने देखा बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए जो या तो डायरेक्ट थे या बिल्कुल ही देखते दिख रहे थे। टाइम बचाओ क्वेश्चंस, है ना। नेक्स्ट, select the correct conclusion based on the meaning of underlined word. After his father's death, underlined word ये है, he became a prodigal of his fortune. Again आपको मतलब पता होना चाहिए prodigal का। यार prodigal का मतलब होता है, अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, सब कुछ बर्बाद कर देने वाला, खत्म कर देने वाला, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका मीनिंग ये बन रहा है कि अपने फादर की डेथ के बाद वो अपनी ही किस्मत का बर्बादी ले आया। फॉर्चून मतलब अपनी आने वाली फ्यूचर की बर्बादी ले आया। कंक्लूजन है ही गेन्ड विजडम एंड स्पेंट मनी कॉशियसली। ये तो उल्टा जा रहा है, मतलब उसने समझ हासिल कर ली, ये तो बर्बादी है। बीइंग दी ओनली हायर, उसने अपने फादर की सारी वेल्थ इनहेरिट कर ली, बट इसका कहीं से कहीं तक इससे लेना देना नहीं है। He squandered his wealth recklessly and lost all his had. हाँ, जितना भी उसके पास था उसने सब खो दिया, सब बर्बाद कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं करेक्ट हो सकता है। He assumed the responsibility of increasing his father's fortune. ठीक है, उसने अपने फादर की फॉर्च्यून बढ़ाने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, तो सब बर्बाद कर दिया। तो ओनली ऑप्शन 3 इज करेक्ट। आंसर नंबर 10 का Fine. Next, select the word which is closest in meaning, that is synonym to the word equivocal. मेरे को equivocal का एंटोनिम याद है। equivocal का एंटोनिम था obvious, जिस चीज का सीधा सीधा मीनिंग हो और वो obvious है, that is equivocal, ठीक है। so that is obvious, ठीक है। और equivocal होता है उसका उल्टा, कि हो सकता है हम किसी दो चीजों में कंफ्यूज्ड है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन हमारे लिए वर्ड ला रहा है एम्बिगुअस। अनएनिमस का मतलब है रैंडम, ठीक है। ऑक्लूड मतलब होता है ऐसे मिलना, ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी चीज में रुकावट। तो मोस्ट सूटेबल आंसर बन रहा है डी। एंड वैसे भी ये डायरेक्ट ही दिया होता है कि इक्विवोकल का सिनोनिम है एम्बिगुअस और एंटोनिम होता है ऑब्वियस, राइट। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 12, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको वो रीड करने हैं और इनको अरेंज करना है, जिसमें आपको ओपनिंग सेंटेंस दे रखा है, क्लोजिंग सेंटेंस दे रखा है। अब ये वाला क्वेश्चन ना यार 23 में पहली बार इस पैटर्न से बन के आया था, बच्चे समझ ही नहीं पाए थे। हालांकि आप वहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड से बैठ के समझोगे तो आप खुद देखो कि सिंपल बात बोल रहे हैं वो, जबकि उन्होंने आपके लिए आसान कर दिया। उन्होंने आपको ओपनिंग और क्लोजिंग सेंटेंस दे दिया है कि क्या है, पहला और आखिर हम दे रहे हैं आपको, आप बीच के जंबल अरेंज कर लो, तो वो तो आसान हो गया ना। आइए देखते हैं। जब मैंने ये क्वेश्चन पहली बार ही देखा था, मैं देखते ही क्वेश्चन का आंसर तक पहुंच पाई थी बहुत इजीली, एंड दैट इज वेयर आई फेल्ट कि यार ये ज्यादा इजी वे है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट दे दी। अब तो सबसे ज्यादा झंझट तो यही होता है ना कि शुरू कहाँ से हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है, बीच के तो फिर भी रीअरेंज हो ही जाते हैं। सो क्वाइट ईजी था ये करना। आओ देखते हैं कि मैंने कैसे सोचा इसको देखते ही करने का। पहला सेंटेंस बोल रहा है, born on October 5, 1983 in Los Angeles, California, Emma Stone's journey in the entertainment industry began at young age। जो 5 अक्टूबर 1983 लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एमा स्टोन नाम की लड़की पैदा हुई थी, उसकी जो जर्नी थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो बहुत ही छोटी उम्र से शुरू हो गई थी। जब वो लोकल थिएटर क्लासेस अटेंड करती थी, उसने अपना पैशन डिस्कवर किया एक्टिंग का, और फिर उसने ऑडिशन करना शुरू किया रोल्स के लिए। बिल्कुल एग्जैक्टली ये इसके बाद का स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अभी तो वो पैदा ही हुई है। उसके बाद उसने सबसे पहले लाइफ में क्या किया, थिएटर क्लासेस अटेंड करी, वहीं से उसने ये सोचा कि मेरे लिए एक्टिंग परफेक्ट है। तो ये मेरा नंबर 1 सेंटेंस हो गया। पहले उसको बहुत सारी रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन, उसका टैलेंट उसे इवेंचुअली लैंड कर, उसको ले गया एक रोल की तरफ कॉमेडी में, दैट वाज सुपर बैड। ठीक है, तो ये भी इसी के साथ चल रही है कि वो एक्टिंग में डिस्कवर करने के बाद उसको इनिशियली रिजेक्शंस फेस करनी पड़ी, फिर लेकिन धीरे धीरे वो चल पड़ी। उसका करियर स्काई रॉकेट कर गया। ठीक है, हेल्प, लाला लैंड ऐसे करके उसने अकेडमी अवार्ड लिया बेस्ट एक्ट्रेस का। चलो ठीक है, कर सकते हैं, बट उससे पहले अगला सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। Inspired by the likes of Meryl Streep, Stone continued honing her craft and exploring diverse roles, solidifying her status as one of the Hollywood's leading actresses। इस लाइन का मीनिंग कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि वो स्ट्रगल करती रही क्या बनने में, हॉलीवुड की लीडिंग एक्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे वो बन चुकी थी, उसको अवार्ड मिल चुका था। तो इसका मतलब इसके बाद ये आना चाहिए, फिर हमारा अवार्ड वाला आना चाहिए। और फाइनली हमारा लास्ट स्टेटमेंट, आज एमा स्टोन एक रिस्पेक्टेड फिगर खड़ी होती है फिल्म इंडस्ट्री में। ठीक है, सेलिब्रेटिंग फॉर हर वर्सिटिलिटी एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। ठीक है ना, तो हमारा ऑर्डर बन गया PQSR। आइए देखते हैं ऑप्शंस में है, यस यू कैन सी ओवर हियर। तो मेरे लिए ये ऐसे था कि मैंने फटाफट से इसकी हिंदी बनाई और इसको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज कर दिया नॉर्मल। मैंने बोला ना, होल्ड आप तभी रखोगे जब आप उसे हिंदी में ट्रांसलेट करोगे, बिना हिंदी में ट्रांसलेट करे आप अटके रह जाओगे। सेंटेंसेस गिवन बिलो के फिर से 3 पार्ट्स हैं, चौथा क्वेश्चन है सेम टाइप में, 3 पार्ट्स हैं। ये देखिए, ये देखिए, we will have to spend a few hours, टेंस टू ठीक लगा है, we will have to spend a few hours journeying down in a bus। journeying down हम कैसे लिखते हैं, हमें कुछ घंटे बस में बिताने पड़ेंगे। We will have to spend a few hours on our journey in the bus, है ना। तो journeying down is making no sense, which is bound to take its toll। ये सही है, तो कहीं ना कहीं एरर जर्निंग में ही है, तो आंसर हमारा ए होगा। दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बीइंग फ्रेज्ड। जर्निंग जैसा कोई शब्द नहीं होता इंग्लिश में। नेक्स्ट, ये फिल इन दी ब्लैंक्स टॉपिक में से उठाया गया था। ठीक है, अगेन इसमें 2 टॉपिक्स का मिक्सचर यूज किया गया है, एक तो ऑब्वियसली फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपको दिख ही रहा है, और दूसरा वोकैब्युलरी। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता आप क्या फिल इन करोगे, है ना। What draws India closer to an obscure and indifferent picture are the indigenous tribes। आपको भी पता है कि ट्राइब्स को हम क्या बोलते हैं, हम इंडियन ट्राइब्स को इंडिजिनस ट्राइब्स बोलते हैं। तो जहां जहां मुझे इंडिजिनस एक ही ऑप्शन में दिख रहा है वैसे तो, चलो एज पर माय थॉट और पहले एक्सप्लोर करते हैं।
दे ओन देयर पर्सनल आइडेंटिटी, उनके खुद की पर्सनल आइडेंटिटी होती है, एंड दे आर वेरी फार फ्रॉम दी लेटेस्ट ट्रेंड. लेटेस्ट के लिए द वर्ड इज कंटेम्पररी. बाकी जगह यूनिक लिखा है, मॉडर्न भी आ सकता है, लेकिन मॉडर्न में आगे ऑब्सोलीट है तो वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहा. करंट भी आ सकता है, लेकिन इमिग्रेंट ट्राइब्स नहीं है. इंडिया की जो अपनी ट्राइब्स की बात हो रही है, ठीक है ना. एज आदिवासीज मेंशन कर दिया उन्होंने आदिवासीज के बारे में. हैविंग देयर ओन लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल्स, क्यूजीन्स, डांस, म्यूजिक विथ सच एन डैश कल्चर. ठीक है, अब एन लिखा है तो मोस्टली वॉवल वर्ड होना चाहिए, तो एंजेमेटिक, ऑप्रेसिव, एन्चांटिंग, अलार्मिंग. ठीक है, ऑप्रेसिव और अलार्मिंग नेगेटिव सेंस में जा रहे हैं. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट positive sense, like signifying holding a contrasting patriarchal and matriarchal society. So the word most suitable is enigmatic. The lively dash of the tribal community. ठीक है, उनका presentation, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा lively है in India, वो stretch करता है कुछ villages from Indian Himalayan region to the southern most tip of India, north east से लेके राजस्थान तक. तो आंसर आता है टैब्लू. टैब्लू का मतलब ही होता है रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 1 सबसे ज्यादा सूटेबल हुआ. बी ऑप्शन भी किसी को लग सकता है पेपर में, क्योंकि ओरिजिनल, यूनिक ठीक जा रहे थे, बट ऑप्रेसिव नेगेटिव आ जाता है, बल्कि रिप्रेजेंटेशन भी सही है. ठीक है ना, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 कैंसिल हो गया. कौन सा सही से ज्यादा एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट रहता है? ऑब्सोलीट, मॉडर्न, एन्चैंटिंग, इंचैंटिंग, यही यहाँ पे वो हो गया था कि बोलने वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम. या फिर चलो इंचैंटिंग का आप मीनिंग भी यूज कर लो तो भी ऑब्सोलीट इज नॉट गोइंग करेक्टली. और यहाँ पे इमिग्रेंट कोई सही वर्ड नहीं हो रहा था. ठीक है, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन. सेलेक्ट द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड एजिस. इस वर्ड का मीनिंग होता है प्रोटेक्शन. डायरेक्ट मीनिंग है इसका, मैंने अपनी वर्कशीट में भी दिया हुआ है, protection. So answer is D. Question number 16. Select the correct conclusion based on the underlined idiom. Idiom है ये. Splitting hair is futile and will not resolve our problem. ठीक है, एक्चुअली जो ये वर्ड होता है splitting hair, idiom होता है, सॉरी, ये एक्चुअली यूज होता है बिना मतलब की चीजों के लिए. ठीक है ना, तो पहला है सुपरफिशियल इन्वेस्टिगेशन विल सफाइस द प्रॉब्लम. सुपरफिशियल तो अच्छी खासी इन्वेस्टिगेशन होगी. मेकिंग पिविश क्रिटिसिज्म्स ऑन ट्राइबल मैटर, ये वर्ड करेक्ट है, क्योंकि पिविश वर्ड भी उसी के लिए यूज होता है कि बिना मतलब की. ठीक है, अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इज नॉट टॉलरेटेड इन डिक्टेटरशिप, इसका मीनिंग कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहा. तो मोस्टली करेक्ट कंक्लूजन मुझे सेकंड लग रहा है, सो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर. अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम गो डाउन लाइक अ लीड बलून. ये भी मेरी वर्कशीट में गिवन है, डायरेक्ट ईडियम है. गो डाउन लाइक अ लीड बलून का मतलब होता है टू बी रिसीव्ड बैडली बाय द ऑडियंस. सबको आप गलत लगना. ठीक है, ऑडियंस के लिए आप एक गलत एग्जाम्पल सेट हो रहे हो. ठीक है ना, तो आंसर होगा ए. ये डायरेक्ट है यार, इसलिए मैं डिस्कशन कम कर रही हूँ. एनी हाउ ये चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न ही करनी होंगी. देन क्वेश्चन नंबर 18. ये थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ एक चीज़ थी कि जिसमें मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी पढ़ने पे, बट देन आई फिगर्ड आउट कि करेक्टली कैसे इसको पेपर में करा जा सकता है, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने लगी हूँ. देयर इज अ सेंटेंस दैट इज मिसिंग इन द पैराग्राफ बिलो. लुक एट द पैराग्राफ एंड डिसाइड इन विच ब्लैंक 1, 2, 3 और 4 द फॉलोइंग सेंटेंस वुड बेस्ट फिट. एक्चुअली उन्होंने एक पैराग्राफ दिया है जिसमें उन्होंने जगह जगह स्पेसेस दिए हैं 1, 2, 3, 4, और ये हमारा एक सेंटेंस है. सेंटेंस क्या है? ये वाला. On the other hand, we find persons engaged in worst type of corrupt practices living in peace and prosperity. कि एक तरफ हम देखते हैं कि जो लोग गलत कामों में engaged हैं वो भी आराम से मजे में रह रहे हैं, peace और prosperity में. ठीक है ना.
So we often come across situations and incidents which appear quite contradictory to the known laws of nature and creating doubts about the impartiality of divine justice. कि कभी कभार हम ऐसे किस्सों के come across आते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि impartial justice होने के बावजूद जो लोग criminals हैं वो actually free बैठे हैं और अच्छे से रह रहे हैं, ठीक है ना. For instance, honest, duty-conscious, morally elevated person is often seen caught in adversities in one form or the other. मतलब जो बढ़िया बंदा है वो देखा जाता है कि किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और is suddenly struck with some great misfortune in life. ठीक है, as though he or she were being punished by God for great sin, कि जैसे मानो भगवान उनसे किसी चीज का बदला ले रहा हो, जबकि वो इतने बुरे नहीं है. They have been doing good deeds, still they are stuck with adversities of life. An idler wins a jackpot or inherits a fortune from unexpected quarters, whereas a hardworking, intelligent person is found suffering endlessly for wants of basic necessities. कि एक आइडलर मतलब वेले बंदे को बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है और एक हार्ड वर्किंग पर्सन लास्ट तक बस स्ट्रगल ही करता रहता है, ठीक है. One person achieves great success with little effort, whereas another does not succeed in spite of his best efforts. एक बंदा थोड़ा सा काम करने में भी बहुत बड़ी सक्सेस ले लेता है, दूसरा बंदा करता ही रहता है फिर भी उसे कोई सक्सेस नहीं मिलती, ठीक है ना. तो इसका भी such phenomenon has been popularly ascribed to the role of fate. ये बातें फेट के बारे में बताई गई है. अब हम चलते हैं हमारे सेंटेंस के बारे में. सेंटेंस में था on the other hand, तो इसका मतलब पहले किसी के बारे में बताया गया है ना. We often come across incidences, ये नेचुरल लाइन थी. दूसरी लाइन थी कि एक मॉरली एलिवेटेड पर्सन एडवर्सिटीज में कॉट है, ऐसे उसको पनिश किया जा रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे हम उसको फिट कर सकते हैं दैट ऑन दी अदर हैंड जो पर्सन है करप्ट प्रैक्टिसेस में वो भी पीस और प्रॉस्पेरिटी में रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हम सेकंड में उसको फिट कर सकते हैं. इस सेंटेंस में ऑलरेडी वेयर एज में दो कंपैरिजन दिए हुए हैं, यहाँ में भी दो कंपैरिजन ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, तो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन मेरा सेकंड बनता है. तो आंसर होगा मेरा सी, क्योंकि वहां पे मेरा कंपैरिजन मिसिंग था. करेक्ट. आगे चलते हैं 19th पे. मैच द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन. क्या सब्सटीट्यूशन है? एन एनुअल कैलेंडर दैट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डेट्स एंड टाइम. ये डायरेक्ट, दिस इज सच बता रही हूँ यार बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो मैंने अपनी वर्कशीट्स में दिए हुए हैं. मैंने लिस्ट दी हुई है वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस की, उनमें ये सारे वर्ड्स हैं, ठीक है. एल्मनैक होता है वो कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट और टाइम बताई जाती है. बच्चों को नहीं मिलता स्कूल में एल्मनैक, उनमें सारा पूरे साल का सिलेबस कोर्स बता के देते हैं वो. One who is a critical judge of any art, that is connoisseur. One who does not appreciate art, literature or music, Philistine. An ideally perfect state, utopia. तो A का हो गया 2, B का हो गया 1, C का हो गया 4, D का हो गया 3. A option is the correct answer. Then similarly ये भी बिल्कुल डायरेक्ट है. Act of looking into one's mind, दूसरे के दिमाग में झांकना, that is introspection. So इसका आंसर होगा थर्ड. Pleasure mixed with sadness at recalling happy moments of the past, past की चीजें याद करना, nostalgia. False perception of things जो actually exist नहीं करती, ठीक है, that is hallucinations. और state of absent-minded daydreaming कि आप दिन में ही अपने में lost हो, that is reverie. तो आंसर होगा A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2. ये हमारा आंसर, ठीक है. विद दिस वी आर फिनिशिंग विद द डिस्कशन ऑफ PYQs 2003 शिफ्ट 1. गाइज इफ यू आर लाइकिंग माई दिस वीडियो, आपको लग रहा है कि दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू, मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए और रिकॉर्ड कर दूंगी, बट मुझे आपको बताना पड़ेगा, देन ओनली आई विल बी डूइंग इट.
ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हो आपको ये लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये सब आपको हैंडी मिल जाए, प्लस मेरे लेक्चर्स जो मैंने जिनमें रूल्स कराए हैं, जो बहुत अच्छे से मैंने समझाए हैं कि वो आपके सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं, अगर आप वो सब भी देखना चाहते हैं तो यही डिस्क्रिप्शन में एक लिंक गिवन है मेरे कोर्स का, ठीक है। एंड दैट कोर्स इज जस्ट फॉर 299, ठीक है। आप लेना चाहते हैं आप ले लो, आपके एग्जाम में अभी भी 15 दिन बचे हैं, ठीक है। आप उनको गो थ्रू करो, आपको बहुत हेल्प होगी अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है गाइज। प्लीज गो थ्रू द लिंक। कोई और आपको क्वेरीज होंगी उसके रिगार्डिंग और व्हाट्सोएवर, तो आप ऑब्वियसली हमारे चैनल पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप प्लीज उस पर जाइए, जाके पूछिए, आपके डाउट्स आंसर होंगे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन एंड प्लीज डू लेट मी नो कि यू वांट सच मोर PYQ discussions or not. Thank you.